हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस। जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा माइक का जो ऑडियो ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं जो है मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया मोबाइल, वो आपको 4-5 दिन में पहुँच जाएगा। ठीक है, तब तक जो है हम लोग आपका पढ़ेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊँगा अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा-सा इसीलिए स्पीड थोड़ा कम होगा, क्योंकि मोबाइल में अंडरलाइन करने में, हाईलाइट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये क्लास नंबर आपका जो है 13th है। इसमें हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज हमारा 29 सितंबर है, लेकिन ये कल का क्लास हमने जो आपके लिए रिकॉर्ड किया था उसका ऑडियो नहीं हो पाया था, इसीलिए 28 सितंबर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 2 करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है। ठीक है, दूसरी तरफ पीडीएफ जो है वो आपका हिंदी में है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अवार्ड्स, मेडल और ऑनर और प्राइज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में। इसमें 23 राइटर्स को युवा पुरस्कार मिला और 24 को बाल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये जो सिलेक्ट किया गया उन बुक्स को जो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक जो वो लिखे गए थे। इसमें आपको कॉपर का एक प्लेट और 50,000 रुपीज जो है वो दिया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है इन लोगों का नाम। जैसे कि अगर बात करेंगे कि पोएट्री में असमी भाषा के पोएट्री का नाम है मैनहंतर पाद्य, जिसको सुरेंद्र मोहन बोस लिखे हैं। इंग्लिश के लिए दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड स्टोरी है, जिसको नितिन कुशाल एमपी के ने लिखा है इंग्लिश के। फिर हिंदी का है एक बातें 12 शॉर्ट स्टोरी है, शुक्ला जी ने लिखा है। फिर मराठी को अभमाल्य है, सुरेश सावंत ने लिखा है, पोएट्री है। एक संस्कृत में बाल विषय में पोएट्री है, प्रीति पुजारा ने लिखा है। तमिल में आपका है ओटेरी सिरागू ओविया, एक नॉवेल है जिसको विष्णुपुरम सर्वनाम ने लिखा है। तेलुगु में है काबुर्ला देव कथा, जिसका एक स्टोरी है जिसको लिखा है गंगी शेट्टी शिव कुमार ने। ठीक है, और उर्दू में है कौमी, जिसको है गजनाफर इकबाल ने लिखा है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम युवा पुरस्कार देखेंगे, और देखिए जो चाहे वो बाल साहित्य पुरस्कार हो या युवा पुरस्कार हो, दोनों को जो देता है वो साहित्य अकेडमी ही देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी याद रखना है असमी भाषा में मिला है सुप्रकाशम भुइयां को, किसके लिए? कुशियान रामा के लिए। उसके बाद इंग्लिश के लिए मिला है अद्वैत, ठीक है, कोलारकर को, सिद्धार्थ के लिए द बॉय हु बिकम द बुद्धा। इंग्लिश हिंदी के लिए मिला है पार्वती तिर्की को, जिसका नाम है फिर उगना, पोएट्री है। उसके बाद मराठी के लिए मिला है खेल खेल दुखांत दिले, ठीक है, प्रदीप कोकने इसके राइटर हैं। उसके बाद बंगाली में मिला है सुदेशना मोइत्रा को, जिसका नाम था एक आधा चीनी तोलियामी, एक कविता है। तमिल के लिए मिला है कुत्तारू कुटाबू को, ठीक है, जिसके लेखक है लतर हिनार। उसका तेलुगु के लिए मिला है प्रसाद सूरी को, किसके लिए? तो मारवा था के लिए। उर्दू के लिए मिला है नीतू रुबाबी को, किसके लिए? बहुत सारे बुक है लिखा गया है। मौलाड हकीकत, तहरीक आज़ादी, हिंद जिहाद का फरमान स्तुति, हिंदी में भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि साइप्रस जो देश है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस 3। तो आपसे पूछ सकता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस 3 किस देश का है? साइप्रस का है। किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। फिर है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। ये ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है, पंचायतों को जनरली दिया जाता है। इसमें महाराष्ट्र के धुले का जो हमारा गांव है रोहिणी ग्राम पंचायत, वो 100% ट्राइबल विलेज है और इसको अवार्ड मिला है इनोवेटिव डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के लिए, गोल्ड मेडल मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड है 2025। इसके अनुसार इंडिगो जो है वो विश्व का 3rd नंबर पे सबसे सस्ता जो है फ्लाइट का भाड़ा इसका है। फर्स्ट पे एयर एशिया मलेशिया का है, और रैंक 2 है इसका स्कूट का सिंगापुर का। और इसको एविएशन क्षेत्र का, इस अवार्ड को जो है एविएशन क्षेत्र का विमानन का ऑस्कर भी बोला जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया जाता है, और ये मिला हुआ है भारत के बहुत सारे लोगों का, और बाकी लोगों को भी मिला है, जैसे
आदित्य बिरला ग्रुप के जो कुमार मंगलम बिरला उनको मिला है। आईबीएम के सीईओ है अरविंद कृष्णा, उनको मिला है। हितैषी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है उनको मिला है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है तोशियाकी हिगाशी हारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइटहुड के बारे में। जो डेविड बेकहम है उसको जो है किंग चार्ल्स थ्री के बर्थडे के लिए उनको डेविड को बर्थडे के अवसर में उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी। आपको डेविड बेकहम के बारे में, एक फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद है डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया का 2025 के लिए मिला है द हिंदू को, ठीक है। उन और उसको टाइटल है उसका द चैंपियन ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है। चेन्नई में ये इवेंट हुआ था, वहाँ पे इसको मिला हुआ है द हिंदू को, जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर है आपका लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। इस फिल्म फेस्टिवल में पार्डो दी ऑनर अवार्ड एक होता है, ऑनररी लेपर्ड अवार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। कि किसको मिला है, तो एक डायरेक्टर है, फिल्म मेकर हैं, बहुत सारा मूवी उन्होंने लिखा है, जैसे नेब्रास्का लिखा है, द डिसेंडेंट लिखा हुआ है, और द होल्ड ओवर लिखा है। और किसको मिला है, कौन है डायरेक्टर, अलेक्जेंडर पाइन है, याद रहेगा। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पर्डो डी ऑनर का जो अवार्ड है डायरेक्टर को दिया जाता है फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के, इसको मिला अलेक्जेंडर पाइने को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फूड प्लैनेट अवार्ड, ठीक है। फुल फूड प्लैनेट अवार्ड वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे वो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़े, जैसे फर्टिलाइजर में या पेस्टिसाइड्स में, या वाटर कंजर्वेशन में, वाटर को कंजर्व किया करके एग्रीकल्चर करे, उसको बोलते हैं फूड प्लैनेट अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला हुआ है, स्वीडन का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नाइट्रो कैप, उसको मिला हुआ है, ठीक है। क्यों मिला है, ग्रीन फर्टिलाइजर इसने बनाया है, प्लाज्मा के टेक्नोलॉजी की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है, और फोसिल फ्यूल का प्रयोग ये कम करता है, इसलिए मिला हुआ है। और इसमें $2 मिलियन, मतलब लगभग 20 लाख इसमें दिया जाता है। और कौन सा फाउंडेशन देता है, उसका नाम है कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन, ठीक है। आगे देखते हैं स्पेशल पद्म भूषण, विशेष पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ है इसको राम बहादुर राय को। वो कौन है, एक जर्नलिस्ट है, एक कल्चरल थिंकर है, और प्रेसिडेंट है इंदिरा गांधी नेशनल ट्रस्ट के, ठीक है। उसके बाद इंडिया एनिमेशन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंडिया का जो एनिमेशन है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है देसी उन। देसी उन क्या है, एक हमारा फिल्म है, ठीक है, जिसका फिल्म डायरेक्ट किए हैं कौन, सुरेश इरियत ने, ठीक है। एनिमेशन मूवी है ये। तो उनको जो है बहुत सारा अवार्ड ये देसी उनको मिला हुआ, अलग अलग अवार्ड, जैसे वेब्स 2025 का मीटिंग हुआ मुंबई में, कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वहाँ पे बेस्ट फिल्म ये चुनाया। फिर केन्स लायन 2025 के लिए उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट इन इंडिया चैलेंज अंडर MIB वेब्स 2025 में भी इसको सपोर्ट किया गया, ठीक है। और देसी ऊन को जो NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 फ्रांस में हुआ था, वहाँ पे इसको सम्मानित भी किया गया था, बेस्ट कमीशनड फिल्म इसको मिला, ज्यूरी अवार्ड भी मिला। तो याद रखिएगा देसी उनके डायरेक्टर कौन है, सुरेश इरियत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है। तो न्यूज में इसलिए था कि ये प्राइज जो है 2018 से, ये प्राइज जो है 2018 से ये प्राइज दिया जाता था, लेकिन 7 ईयर्स के बाद जो है वो प्राइज जो है वो आपका बंद कर दिया गया है, ठीक है। 2025 से ये प्राइज बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि ये जो फाउंडेशन देता था उसको लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें कुछ कैश मिलता है, और जो ये रीजनल इंडियन लिटरेचर है, क्षेत्रीय ग्रामीण जो साहित्य है, उसका ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है अलग अलग भाषाओं में, ताकि जो है वो प्रमोट हो हमारा रीजनल इंडियन लिटरेचर, तो ये इसलिए JCB प्राइज जो है वो दिया जाता था। आगे देखते हैं कुछ दोस्तों, अगर रिपोर्ट और इंडेक्स और कमेटी के बारे में देखें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्वे होता है यूनिवर्सिटी का, है ना, जिसमें फर्स्ट आए हैं MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और लगातार 14 ईयर में ये फर्स्ट हुआ है। सेकंड नंबर पे आपका है इंपेरियल कॉलेज लंदन का, और थर्ड पे स्टैनफोर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बस याद रखिए। इंडिया का 54 इंस्टीट्यूशंस जो है इस बार शामिल हुआ है रैंकिंग में, लेकिन टॉप में नहीं है, बहुत पीछे है। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है जो उसमें शामिल हुआ है वो है आपका IIT दिल्ली, इसका रैंक 123 है, ठीक है। अगर ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस का बात करें कि इंडिया से कितना इंस्टीट्यूशन उस रैंक में आया है, भले ही पीछे क्यों ना हो, तो उस पे इंडिया जो है फोर्थ पे है। फर्स्ट पे USA का सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किया गया है, UK दूसरे नंबर पे और चाइना जो है तीसरे नंबर पे, ठीक है।
बाकी ये याद रखना आईटी दिल्ली जो है 123 रैंक के साथ इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, वो ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हाउस होल्ड इनकम सर्वे। हाउस होल्ड इनकम सर्वे पहली बार जो है आपको किया जा रहा है। इसके पहले भी करने की कोशिश किया गया था लेकिन नहीं हुआ है। इसको सर्वे को करेगा कौन? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय करेगा। और ये पहली बार भारत में हो रहा है। और इसको करने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया था सुरजीत भल्ला के चेयरमैनशिप में, तो वो तो आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि सुरजीत भल्ला एक्सपर्ट ग्रुप कब किसने बनाया गया था? तो हाउस होल्ड इनकम सर्वे, हाउस होल्ड कितना आय कमाता है। देखो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे ऑलरेडी हमारा होता है, लेकिन इनकम सर्वे उसका आय कितना है तो पहली बार इंडिया में हो रहा है। पहले कोशिश किया गया था करने का लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का है, वैश्विक शांति सूचकांक। इसके अनुसार जो हमारा, ठीक है, इसके अनुसार सबसे शांत जो देश है वो आइसलैंड है, उसके बाद आयरलैंड है। और सबसे कम शांत जो क्षेत्र का बात करें, एरिया का बात करें, वो है मीना एरिया। मीना को बोलते हैं मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका आप समझते हो, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनिसिया, इजिप्ट। और वेस्ट एशिया आप समझते हो, ये ईरान, इराक, ये सब सारे वेस्ट एशिया जिसको मिडिल ईस्ट ही बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, वो सब होता है। तो वो सबसे जो है कम शांत वाला एरिया है। अगर कंट्री का बात करेंगे तो सबसे कम शांत वाला कंट्री जो है वो है रसिया। उसके ठीक थोड़ा सा शांत उससे अच्छा जो है वो है यूक्रेन। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है 115 रैंक आया है और इसका स्कोर 2.229 है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया का पोजीशन जो है वो अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी दोस्तों न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है बस इतना कि जस्टिस वर्मा कमेटी क्यों बनाया गया था। तो जस्टिस वर्मा कमेटी इसलिए बनाया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, और जेंडर इनइक्वलिटी जो लिंग का असमानता हो रहा है उसका जांच करने के लिए। तो पूछ सकता है जस्टिस हेमा कमेटी किसके लिए था? तो सेक्सुअल हरासमेंट और ये सब का जांच करने के लिए। उसके बाद इनवी स्टैट इंडिया 2025 जो है वो आपका दोस्तों न्यूज़ में था। ठीक है, ये आपका 8th बार इसको लाया गया है। ये इनवी स्टैट इंडिया 2025 क्या है ये? कि इन्वायरमेंट के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर और बाकी एनिमल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए है। ये इसको मॉस्पी और एनएसए जो है वो जारी करता है। इसके अनुसार जो है टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है और हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन घट रहा है। और अगर हम बात करेंगे कि विश्व में कितना जो है आपका समुद्री जीव है, जीव जंतु है, तो वो है कितना 2,50,000 के आसपास मोटा मोटी, जिसमें से इंडिया में 20,000 के आसपास है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है इनलैंड फिश प्रोडक्शन, मतलब हम जो आपका अ, अंतरदेशीय मछली उत्पादन करते हैं। अंतरदेशीय मतलब देश के, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया के अंदर जो हम लोग एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं मछली पालन, उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड। और जो हम समुद्र में करते हैं उसको हम लोग ऑफशोर बोलते हैं या मैरीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर समझ में आया सबको कि क्या है आपका इनलैंड क्या है और ऑफशोर क्या है? तो इन इसके इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा इनलैंड हमारा प्रोडक्शन है मछली का, वो दोस्तों बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कौन जारी करता है। और ये 2025 में 8वां एडिशन इस रिपोर्ट का था। उसके बाद ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट अगर देखें तो इसको जो है यूनेस्को जारी करता है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। और ये जारी किया गया था G20 का जब प्रेसिडेंसी अभी किसके हाथ में था 2024 में? ये ब्राज़ील के हाथ में था। ठीक है, तो ब्राज़ील के फोर्टलेजा में ये रिपोर्ट लेके आया गया था। इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में 40% ऐसे कंट्री हैं जो अपने जीडीपी का 4% से कम जो है एजुकेशन पे खर्च करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि किन देशों में आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन, मतलब कितने बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं, वो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा जो है वो 4 देश में है। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जाहिर सी बात है इंडिया में ज़्यादा ही होगा क्योंकि इंडिया का उतना ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और प्लस हमारा एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब है वो खराब है। अगर पूरे विश्व में देखें कि कितने स्कूल में बच्चे जो छोड़ देते हैं स्कूल को या युवा छोड़ देते हैं, तो लगभग 25 करोड़ बच्चे और यूथ जो है वो स्कूल से बाहर है, मतलब छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों अगर हम नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करेंगे, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी जो है वो जारी करता है, यूएनएफपीए। ठीक है, इस बार का 2025 का जो रिपोर्ट का टाइटल था वो था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट। ठीक है, इसके अनुसार भारत जो है पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और 2025 में भारत का जो पॉपुलेशन था लगभग 146 करोड़ के आसपास है। और ये बोल रहा है ये पॉपुलेशन हमारा बढ़ेगा 2060 तक। उसके बाद ये पॉपुलेशन जो है हमारा घटेगा। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा का बात करें कि कोई आदमी कितना साल तक जिंदा रहता है,
जनरली 71 ईयर तक, और वीमेन जो है 74 ईयर तक। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, कुल प्रजनन दर भारत में जो है 1.9 है, होना चाहिए ये 2.1। ठीक है, 2.1 होगा तो ठीक ठाक स्टेबल पॉपुलेशन माना जाता है। लेकिन चूंकि हमारा जनसंख्या इतना ज़्यादा है, तो अगर 1.9 हो भी गए, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि महिला जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, तो वो कितना बच्चा जो है जन्म दे सकती है, दे या दे रही है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ये होना चाहिए 2.1। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में 1.9, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। इसे पॉपुलेशन हमारा इसलिए बोल रहे हैं कि शुरू में अभी बढ़ेगा, कब 2060 तक, क्योंकि नए नए लोगों का शादी होगा, अब वो सारे शादी के एज में हैं, वो लोगों का बच्चा भी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद जब हमारा चूंकि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 अगर होता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा ना तो बढ़ता है ना तो घटता रहता है, थोड़ा स्टेबल होता है। लेकिन हम लोग क्या करें, धीरे 1.99 तक लेके आ गए। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन घटेगा। अभी अभी बढ़ेगा हमारा 2060 तक, उसके बाद पॉपुलेशन घटेगा। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों जारी करता है। इसके लिए वो 4 पैरामीटर्स को, 4 डायमेंशन को देखता है कि इकोनॉमी में कितना वीमेन का पार्टिसिपेशन है, एजुकेशन जब पार्टिसिपेशन हो रहा है तो कितना भेदभाव हो रहा है, और हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ शिक्षा वाले क्षेत्र में देखता है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट राजनीति के क्षेत्र में देखता है। इसके अनुसार इंडिया जो है शुरू के 3 में, मतलब इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब अगर बात करेंगे महिला पुरुष का, तो महिला जो है एम्पावरमेंट राजनीतिक रूप से कम हो रही है और मेल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए गैप आ जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे तो भारत का जो रैंक है वो 131 है आउट ऑफ 148 कंट्री, और हमारा स्कोर है वो 64% है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4 पैरामीटर्स होते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट में हर साल इसको जारी करता है। और कौन कौन सा फील्ड है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, हेल्थ है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ है, बाकी में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी जो ट्रांजिशन दोस्तों इंडेक्स है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और ये इंडेक्स जारी इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले कि एक देश जो है नॉन रिन्यूएबल मतलब गैर परंपरागत या जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, उससे नवीकरणीय ऊर्जा में जब ट्रांजिशन कर रहा है, तो कितना आसानी से वो कर पा रहा है, तो उसके लिए है तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसके अनुसार भारत का जो रैंक है वो 2025 में 71 हुआ है आउट ऑफ 118 कंट्री। ठीक है, पहले इसका जो हमारा रैंक था वो था आपका 63, लेकिन घटा है। ठीक है, फर्स्ट पे आता है स्वीडन। ठीक है, उसके बाद है फिनलैंड, और चाइना है 12 पे, यूएसए उससे पीछे है थोड़ा, पाकिस्तान 101 है, और कॉन्गो सबसे कम है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और चाइना जो है वो बड़े बड़े इकोनॉमी का अगर बात करेंगे तो सुधार करने वाले देश माना गया है इंडिया और चाइना को, कि जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मूव कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक चावल चावल को मतलब वायरल बीमारी हुआ था। ठीक है, उसका नाम है आपको राइस येलो मोटल वायरस। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है ये अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण राइस का प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी को खतरा है। फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं अभी कौन है, मनोज प्रधान। मनोज प्रधान नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान। मनोज प्रधान तो हमारे कॉलेज के टीचर थे। ठीक है, तो अभी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो वो जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, उनके अंडर में एक पैनल बनाया गया है, और मतलब मिनिस्ट्री ने बनाया है। ठीक है, और इसमें इस पैनल को हेड किए हैं हमारे हायर एजुकेशन के, उच्च शिक्षा के सेक्रेटरी। ठीक है, उच्च शिक्षा के सचिव की हैं, उनके नेतृत्व में 4 मेंबर का पैनल बनाया गया। क्यों? ताकि कोचिंग सेंटर का बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, तो और बच्चे सब स्कूल में कम पढ़ रहे हैं और सब कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग पे लोगों का डिपेंडेंसी स्टूडेंट का कम हो, और जो भी एग्जाम एग्जाम सरकार ले रही है उसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, तो इसके लिए ताकि बच्चों पे अननेसेसरी स्ट्रेस भी ना हो। ये भी है क्यों बच्चे आप सुन रहे हैं, हाल ही में एक लड़का जो है वो सुसाइड कर लिया। ठीक है, सुसाइड करना, देखो ये दोस्तों, लाइफ को आप इतना सस्ता मान के मत चलिए कि बस ये बस एक एग्जाम है, अगर नहीं हुआ तो फिर सुसाइड सुसाइड करना एकदम बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये सब कभी नहीं किसी को करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आप, कोई जा रहा है तो उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसके बाद उसकी फैमिली पे क्या बीतती है, और वो तो अभी स्टूडेंट अभी तो नया नया था, और कोई भी कितना भी एज हो सुसाइड क्यों करेगा। लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम लोगों को हुए, झेलें और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, जो कमज़ोर होते हैं और जिनको अच्छे से मेंटरशिप अगर नहीं मिल पा रहा है, या फिर फैमिली का प्रेशर टाइप का हुआ या कुछ उस टाइप का,
तो वही बच्चे जो है वो गलत स्टेप उठाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा वो अगर ठंडा दिमाग से कोई भी बच्चा अगर सोचेगा, समझेगा, ठीक है? और सब चीज़ को लाइट लेगा, स्ट्रेस नहीं लेगा, तो वो बच्चा कभी भी जो है वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, ठीक है? राइट? इसीलिए लाइफ में एक टीचर का, एक फ्रेंड का, एक स्टूडेंट और एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है और वो हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए कोई किसी को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेहनत आप लोग भरपूर कीजिए, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा, क्या होगा, ठीक है? वो सब टाइम पे हो जाएगा, जितना कंटेंट दिया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है? इसीलिए आप लोग आराम से अच्छे से पढ़िए, स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, खुश रह के पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। अभी दुर्गा पूजा का भी समय है, थोड़ा घूमने-फिरने पे भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन भर एक कर रहे हैं, वहीं थोड़ा-सा घूमिए भी, बातों कीजिए लोगों से, अपने मतलब मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, तो आप लाइट रहेंगे और जितना आप लाइट रहेंगे, हल्का रहेंगे, उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है? हम लोग कोई प्रेशर कुकर नहीं है ना कि तावा गैस पे चढ़ा दिए, वो सीटी मार दिया और पक गया। जो चीज़ धीमा आँच पे धीरे-धीरे पकता है उसका टेस्ट आप देखिए, जो पकता है धीमे आँच पे उसका टेस्ट कितना अच्छा है और जो प्रेशर कुकर में पकता है उसका देखिए टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप धीरे-धीरे जब लाइफ में अब आगे बढ़ते जाएँगे, मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आगे लाइफ में चले जाएँगे। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम तुरंत से सब पढ़ के खत्म कर दे रहे हैं और सब ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, तो स्ट्रेस आएगा और उस स्ट्रेस से फिर आपको दिक्कत होगा। इसीलिए पढ़ाई कीजिए भरपूर, उसमें कोई कोताही नहीं कीजिए, पूरा मेहनत भरपूर कीजिए। अगर आपको 6 घंटा पढ़ना है, तो 6 घंटा सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है? या तो आप आधा-आधा घंटा करके बाँट लीजिए, 12 आधा-आधा घंटे का 12 स्लॉट बना लीजिए या फिर 1-1 घंटे का 6 स्लॉट बना लीजिए। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़िए, ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हो, शॉर्ट्स, रील देख रहे हो, तो उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। आप आराम से पढ़ो, रिलैक्स रहो, देखो आपको बहुत टाइम बचेगा, ठीक है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दोस्तों जारी करता है। इसके अनुसार वो देखता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूली शिक्षा है, उसका क्या स्टेटस है। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है और 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। याद कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है। फिर हाउस होल्ड इनकम सर्वे, ऑलरेडी हमने इसको देख लिया, पहले कोशिश भी किया गया था 1950s में, 1960s में, 1983-84 में, लेकिन ये फेल हो गया, नहीं हो पाया। पहली बार हम लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इनकम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है अलग-अलग चीज़ों से पैसा कमा रहा है। जैसे मान लें सैलरी से, बिज़नेस से, एग्रीकल्चर से, इन्वेस्टमेंट से या इनफॉर्मल सेक्टर से, सारे को इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन जो है वो जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है फर्स्ट टाइम इंडिया जो है टॉप 100 में आया है। इंडिया का रैंक जो है वो 99 है आउट ऑफ 167 कंट्री 2025 में। और इस रिपोर्ट का टाइटल था या थीम जो था वो था आपका फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030 एंड मिड सेंचुरी। तो मिड सेंचुरी तक या 2030 तक कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, वित्त पोषण कैसे होगा उसके लिए। और इस रिपोर्ट या इसके अनुसार मात्र 17% जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स है, उसका मात्र 17% जो है हम अभी अचीव करने के रास्ते में है। उसके बाद है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है वो जारी करता है हमारा अंकटाड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके अनुसार वर्ल्ड का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो हमारा घटा है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर में जितना हमको इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, जैसे रिन्यूएबल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कम हुआ है। और इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि डिजिटल इकोनॉमी के कारण हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स डे होता है, सांख्यिकी दिवस होता है 29 जून को, उसी दिन ये रिपोर्ट आया था। और भारत सरकार को जो अलग अलग इंडिकेटर है, जैसे सोशल सिक्योरिटी को लेके भारत सरकार का जो है सूचकांक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का लेके है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो उस सूचकांक में कैसे कैसा इंडिया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टेट पीछे हो गया, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है उनके इंडिकेटर्स को वो ट्रैक करता है, उस पर निगरानी रखता है, ठीक है। और फिर क्या इससे क्या होता है, डेटा ड्रिवन, तो जो भी हमको लग रहा है कि भाई ये हम लोग देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, तो हम लोग क्या, जब हम लोग कोई स्कीम स्कीम लाएंगे तो उस पर ध्यान देंगे। इससे क्या होता है, जो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस जो है, डेटा संचालित शासन को ये बढ़ावा देता है। अब हम दोस्तों कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल और ऐप्स के बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले बस इसमें यही याद रखना कि कौन सा पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सा मिनिस्ट्रीज को लेकर है। जैसे ध्रुव पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है और इसके द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। और ताकि पोस्टल को ढूंढना, ठीक है, लिफाफा विफाफा को ढूंढना उड़ना आसान हो जाए। इसके लिए DIGIPIN मतलब डिजी पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर लाया जा रहा है। ये इंडिया का नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड होगा। नेक्स्ट है नक्शा, NAKSH, नाम से पता चल रहा है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। तो शहरी क्षेत्रों का जो है ना, शहरी जो हमारा बस्तियां हैं उसका क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ड्रोन ये सब की मदद से सर्वे किया जाएगा। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में हमारा आता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के दोस्तों अंदर में ये आता है। इसमें वही किया जाएगा, ड्रोन की मदद से लैंड का सर्वे किया जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे, अर्बन एरिया का, ठीक है, याद रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिर्फ उसमें डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज नहीं बल्कि सर्वे ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है। और भी 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये सब शामिल है। और ये पायलट प्रोग्राम है, पूरे इंडिया में इसको अभी नहीं लागू किए, छोटे एरिया में किए हैं। फिर उसमें परफॉर्मेंस देखेंगे कि कितना आसान हो रहा है करने में और क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है। फिर पूरे इंडिया में उसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है जो नक्श या नक्शा है वो किसके लिए है, अर्बन एरिया का मैपिंग के लिए, उसका सर्वे करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारत जेन, ठीक है। तो जो भारत दोस्तों जेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारा लार्ज मल्टी लैंग्वेज मॉडल है। भारत के भाषाओं को या कुछ हम लोग लिखेंगे तो उसको अलग अलग भाषाओं में ये कन्वर्ट कर देगा AI के द्वारा, ठीक है। ताकि इसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, स्वदेशी रूप से, है ना। और गवर्नमेंट इसको फंड कर रहा है। इसका नाम है भारत जेन। इसको डेवलप किया गया है NMICPS नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंडर में। इम्प्लीमेंट इसको TIH करेगा, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। और इंटरनेट ऑफ एक्सीलेंस के लिए IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे करेगा। और 22 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, उनका टेक्स्ट के साथ, उनका जो है हमारा भाषण के साथ, और छवि जो है इमेज मॉडलिटी के अनुसार। इमेज मतलब समझ रहे हो, छवि मॉडलिटी के अनुसार, ठीक है। फिर है ड्रम ऐप, DRUM। ड्रम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो जो शहर में जो ग्रीन मोबिलिटी है, ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एरिया है A, दूसरे एरिया है B, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, आप तेजी से पहुंच जाएंगे, वो कौन सा होगा, किस पे जो भीड़ भड़ाका आपको कम मिलेगा, किस पे एयर पोल्यूशन कम मिलेगा, किस पे फ्यूल कंजप्शन कम मिलेगा, तो वो आपको ड्रम ऐप जो है वो बता देगा। इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा तो हम लोग ग्रीन मोबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। इसको IIT खड़गपुर ने, याद रखिएगा, ड्रम ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए ग्रीन मोबिलिटी के लिए, क्लियर है। रियल टाइम में आपको ये डेटा देगा कि कौन सा एरिया, कौन सा रोड आप पकड़ोगे, ठीक है, कि वहाँ पॉल्यूशन लेवल वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक लेवल क्या है, एनर्जी कंजम्पशन कहाँ पे क्या है, वो सारा चीज़। नेक्स्ट है क्रॉपिक। तो क्रॉपिक एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग टूल है। इसका फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको लॉन्च किया है। ये AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है आपका मॉडल है, ठीक है। ये जो है क्रॉप को देखता है कि उस जब वो क्रो फसल बढ़ता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके देखता है कि क्रॉप में कौन बीमारी होने वाला है, क्या क्या उसका कमी है, ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। इसमें किसानों को बोला गया है कि आप डीजल वाला जो पंप यूज करें वो मत यूज कीजिए, सोलर वाला यूज कीजिए। सरकार इसमें सब्सिडी भी दे दी है, 80% सब्सिडी, जितना भी सामान रहेगा, डीजल पंप मतलब सोलर पंप आएगा, उसका 20% आपको देना पड़ेगा, बाकी 80% गवर्नमेंट देगी। और 80% में से 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 30% सेंटर दिया जाएगा। ताकि सोलर पावर जनरेशन हो, सौर ऊर्जा का जो है जनरेशन हो खेत में। और अगर एक्सेस हो, अगर वो ज़्यादा हो
जितना ज़्यादा उसको चाहिए उससे ज़्यादा वो सोलर एनर्जी अगर प्रोड्यूस करा तो वो बेच भी पाएगा। इसलिए ये लाया गया है क्या, पीएम कुसुम योजना। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जो है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल म- हरियाणा के मानेसर में बना है। यहाँ पे आपको पता है मानेसर में क्या है, मारुति सुजुकी का ऑफिस है, मतलब प्रोडक्शन सेंटर है, फैक्ट्री है, गुड़गांव ये सब में। तो वहाँ से लगभग 380 इंडियन सिटी को जोड़ा जाएगा। इसको हरियाणा और बहुत सारे लोग मिल के बना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर में डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ से ये सामान जो बनेगा वो एक्सपोर्ट भी होगा। इसके लिए पोर्ट से बंदरगाह से जोड़ा गया है, जैसे मुंद्रा बंदरगाह जो गुजरात में है और पीपवा, उसको जोड़ा गया है। ठीक है, और यहीं से पहला कार्गो ट्रेन भी जो है वो खुली है। नेक्स्ट देखते हैं जंक शॉट ऑपरेशन। क्या होता है जंक शॉट ऑपरेशन दोस्तों, उसके बारे में देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा बॉयलर है जहाँ पे चीज़ों को गर्म किया जाता है, गैस वैस को, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, राइट। तो उस केस में जंक शॉट ऑपरेशन ओएनजीसी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और वो देखते रहता है कि अगर प्रेशर कहीं पे बढ़ा है तो उस प्रेशर को रेगुलेट करेगा ताकि गैस ब्लास्ट ना करे। ठीक है, इसको रुद्र सागर जो ऑयल फील्ड है शिव सागर आसाम में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था ताकि एयर प्रेशर जो हाई प्रेशर हो रहा है गैस का, वो कुआं में, तेल का कुआं में वो कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कंसल्टेशन और जेंडर बजटिंग। ठीक है, एंड नॉलेज हब पोर्टल। जेंडर बजटिंग और नॉलेज हब पोर्टल पर राष्ट्र परामर्श के लिए सरकार ने जो है कंसल्टेशन जारी किया था, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया था। मकसद यही है कि जब अब मिनिस्ट्री कुछ काम कर रही है तो कैसे वो जेंडर बजटिंग को अपने में शामिल करेंगे। इसके अलग अलग मिनिस्ट्री को इसमें हम लोगों ने बुलाया था यहाँ, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कोई बुलाया था, जैसे यूनाइटेड नेशन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो सारी चीज़ों को। ठीक है, और भारत सरकार जो है 2014-15 से जेंडर बजटिंग को ही ज़्यादा फोकस कर रही है। और 2014-15 में हमारा जेंडर बजटिंग का जो बजट था 0.98 लाख करोड़ से बढ़ के 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ है। जेंडर बजटिंग का दोस्तों मतलब ये होता है कि कोई भी स्कीम अगर आ रहा है तो उस स्कीम में विमेन सेंट्रिक चीज़ों पे भी फोकस करने के लिए उसको जेंडर बजटिंग बोलते हैं। मतलब जो भी हम कोई स्कीम लेके आएंगे, कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसमें महिलाओं के लिए भी एलोकेशन किया जाएगा, उसी को जेंडर बजटिंग बोला जाता है। उसके बाद है नव्या वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ जो है, ठीक है, एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ये बच्चियों के लिए है। ठीक है, नाम से पहले नव्या, नव्या मतलब लड़की का ही तो नाम होता है। और इसमें जो किशोरी बच्चे हैं 16 to 18 ईयर गर्ल का, उन पे को फोकस किया गया है, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट में जो एस्पिरेशनल, मतलब जो थोड़ा बैकवर्ड टाइप है 19 स्टेट्स में। और मैं इसमें बच्चियों का स्किल को डेवलपमेंट किया जाएगा, उनके एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, और उनका सेल्फ रिलायंस से फोकस किया जाएगा। और इसको लॉन्च कहाँ से किए हैं, यूपी से किए हैं, याद रखिएगा, सोनभद्र से। नेक्स्ट है हमारा टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। तो टाइगर जो रिजर्व्स होते हैं, बाघ अभ्यारण्य, उसके बाहर भी बाघ है। ठीक है, चिड़ियाघर में और बहुत सारा चीज़ों में। और वहाँ पे वो आदमी और बाघ का संघर्ष होता है, ह्यूमन और टाइगर का। उसको रोकने के लिए जो है, दूर करने के लिए ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ड्यूरेशन है 2025 से 2026, 2025-26 से लेकर 27-28 तक। मकसद यही है कि रिड्यूस द ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड द रिजर्व, प्रमोट को एग्जिस्टेंस, मतलब बाघ और आदमी साथ साथ रहे, वो है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करेगी कौन, इसको कोऑर्डिनेट करेगी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एनटीसीए के द्वारा, नेशनल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो है वो आपका कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो। तो याद रखना, इसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, एनटीसीए। कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगी, राज्य सरकार। ठीक है, जनरली जो कोई भी चीज़ हो उसको इम्प्लीमेंट जो किया जाता है वो राज्य सरकार ही करती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होगा। और खासकर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, अब देखो प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको पता है कि हमारा जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है भारत में पोर्ट्स को डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन पोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए हमको पैसा चाहिए, और जो बैंक वैंक होते हैं वो आपको जो है लोन जनरली नहीं देना पसंद करता है, क्योंकि पोर्ट्स ये सब जो होगा वो बहुत लंबे समय में बनेगा। तो और पैसा वो तुरंत तो कमाएगा नहीं, बनने में उसको भी बहुत समय लगेगा। तो कोई उसको उतने जल्दी पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बना दिया। ये एक तरह का भारत का पहला मैरी टाइम एनबीएफसी है, ठीक है। पहला समुद्री एनबीएफसी है जो पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे ने स्टार्ट किया है। मकसद वही है, पोर्ट को एमएसएमई स्टार्टअप इंस्टीट्यूशन जो रिलेटेड है पोर्ट से उनको ये फंड करेगा, ताकि फाइनेंशियल जो हमारा पोर्ट्स को कम लोन मिल रहा है वो लोन उनका लेने में उनको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027, जनसंख्या जनगणना। तो जनसंख्या को जनगणना जो किया जा रहा है, ऐसे तो हमारा हर साल मतलब हर 10 साल में होता है ना। तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाया 2021 में, क्योंकि कोविड-19 हो गया था। तो गवर्नमेंट ने 2027 में बोल रहा है कि ठीक, हम पॉपुलेशन सेंसस करवाएंगे, और 2 फेज में करवाएंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे कि कितने घर 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 जाएंगे, और बस देखेंगे कितना घर है क्या है, ठीक है। जब हमको घर का लिस्ट मिल जाएगा तब फिर हम लोग एक्चुअल में पॉपुलेशन को फिर काउंट करेंगे कि उस परिवार में कितना लोग है, उस परिवार में कितना लोग है। ये इसके लिए जो हम रेफरेंस डेट ले रहे हैं, मतलब हम जो घर देखेंगे कितना घर है या पॉपुलेशन कितना है, तो किस तारीख को देखेंगे, और उसके लिए हम रेफरेंस डेट जो लिए हैं वो 1 मार्च 2027 लिए हैं, रात के 12 बजे वाला, ठीक है। ये 1 मार्च 2027 का रात के 12 बजे कितना घर था और कितना जनसंख्या था। लेकिन ये जो 1 मार्च 2027 का है, ये आपका हर जो है आपका स्टेट के लिए ये रेफरेंस पीरियड हमारा नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तो उसके लिए जो रेफरेंस पीरियड है वो 1 अक्टूबर 2026 लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि हम लोग जनसंख्या क्यों करते हैं, तो क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है क्या? तो हाँ है। हमारे पास जनगणना अधिनियम है 1948 का, हमारे पास जनगणना रूल्स है 1990 का। और भारत का जनगणना आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल अभ्यास। इतना ज़्यादा जनसंख्या ही है तो रहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इकोनॉमी का अगर करंट अफेयर दोस्तों देखें, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन होता है सीपीआई, ठीक है, उसको जारी कौन करता है? वो करता है एनएसओ मॉस्पी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, वो करता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद, और ये मंथली आता है, तो चाहे सीपीआई का डेटा हो या डब्ल्यूपीआई का डेटा हो, वो मंथली आता है। जो जीडीपी का डेटा होता है वो क्वार्टरली आता है, मतलब 3 साल में एक, 3 महीना में एक बार आता है। उसके बाद अगर ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में देखेंगे, तो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन हब? तो देखो, आपको पता है कि हाइड्रोजन को अगर हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए H2O मतलब पानी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब हीट करते हैं, और तब हमको जाके H2 + O2 दोस्तों मिलता है, ठीक है। अब ये अगर जो एनर्जी हम दे रहे हैं, ये एनर्जी अगर हम रिन्यू दे रहे हैं कोयला से जला के, उस कोयला से जला के पानी को हम लोग तोड़ रहे हैं, या फिर पेट्रोलियम नेचुरल गैस से तोड़ रहे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बन रहा है उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम यही एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी के द्वारा, हम एनर्जी वाटर को तोड़ेंगे, या फिर विंड एनर्जी के द्वारा, या हाइड्रो एनर्जी के द्वारा, या जियो थर्मल एनर्जी के द्वारा, या न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, तब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको भी हमको एक्सपोर्ट दोस्तों करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपको समझ में आया क्या होता है? मतलब पानी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर को अगर तोड़ने, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, प्रोड्यूस होगा, उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोल रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उसको बोलेंगे कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, ये सारा चीज़ें, न्यूक्लियर है, ठीक है। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन
इसको हम लोग बूस्ट करने के लिए 3 पोर्ट्स बना रहे हैं, कांडला में, पारादीप में और टूटीकोरिन में। पारादीप उड़ीसा में, कांडला पोर्ट का नया नाम दीनदयाल है, जो आपका गुजरात में, और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट टूटीकोरिन में है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस भी करेंगे, यूज भी करेंगे और उसको निर्यात भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि इसको पेपल पेमेंट एंड वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट को इसने परमिशन दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर पाएगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब होता है ये पेमेंट करेगा नहीं कि इसका मतलब से पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि या कर भी सकते। एग्रीगेटर मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को जोड़ देना। ठीक है, तो ये पेमेंट एग्रीगेटर है, बहुत सारा पेमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना, वो उनको एक जगह प्लेटफॉर्म पे जोड़ देगा। तो इसीलिए पेपल को जो है ये लाइसेंस हमारा दे दिया गया है। इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन करना जो है, लेन-देन करना आसान हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं आरबीआई ने क्या किया है, जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है, प्राथमिक क्षेत्र ऋण है, उसको चेंज किया है। किसके लिए? लघु वित्त बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ऑलरेडी हमने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बता दिया। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का मतलब जितना भी लोन उसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मतलब जितना भी डिपॉजिट जमा हो रहा है और कितना पैसा बैंक से निकल रहा है कुछ टाइम पीरियड में, उसका कुछ परसेंट जो है बैंक को लोन देना पड़ता है। ठीक है, उसी को प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। अब मतलब लोन देना पड़ता है किन क्षेत्रों में, जिसको उस गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किया। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, जैसे एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, एमएसएमई के लिए, तो वो सारा चीज़ है। ठीक है, तो पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट था वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% था। अब सरकार ने इसको घटा के 60% कर दिया है। कितना कर दिया है? 60%। ठीक है, बाकी 40% का जो है ये 40% जो आपको करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग क्षेत्र में, वो तो है ही। 60% टोटल है जो प्राइवेट सेक्टर को करना है। और जो 40% है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो वो तो उससे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बाकी का जो 20% है, उसको उसके लिए गवर्नमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ओवरऑल आपको जो करना है वो आपको 60% ही करना है, लेकिन 40% मस्ट गो टू द स्पेसिफाइड पीएसएल सब सेक्टर। 40% अभी भी निर्दिष्ट पीएसएल उप क्षेत्रों में जाना चाहिए। बाकी का जो 20% है, तो उसको खर्च करने में आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, उसका नाम है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ठीक है, आर्थिक संभावना रिपोर्ट, कि क्या प्रोस्पेक्टिव है, कि कैसे किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगा, क्या हमको लग रहा है, संभावना क्या है। तो उसके लिए इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया का जीडीपी ग्रो करने का जो रेट है, ऐसा हमारा वर्ल्ड बैंक अपने रिपोर्ट में बोल रहा है कि 6.3% है। और इंडिया को डिजिग्नेट किया गया है एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। ये बहुत अमीर अमीर देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इसका मेंबर जो है वो नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा ये रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने जो टैरिफ का चेंज किया है, 100% टैरिफ जो उसने बोल दिया कि इंडिया या बाकी देशों के गुड्स पे लगेगा, इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा और उससे के कारण इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट में इंडिया का जो पोजीशन है थोड़ा सा कम कर दिया गया है। फिर रिटेल इन्फ्लेशन मतलब होता है आपको खुदरा हमारा महंगाई। तो खुदरा महंगाई आप जानते हैं, ये आपको शहर में ज़्यादा होगा, गांव में कम होगा। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, इसको कौन जारी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और मंथली ये आता है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है उसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें और इसमें 3 कैटेगरी के आइटम्स को इसमें कवर किया जाता है, फूड, प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को। ठीक है, राइट, और ये भी आपका मंथली आता है। इसमें आपको सर्विस सेक्टर जो होता है वो शामिल डब्ल्यूपीआई में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों कुछ हम लोग जो है डिफेंस या मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं। तो पहला है एक्सरसाइज टाइगर
क्लॉक, ये इंडिया और यूएस के बीच में पहली बार हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का एयरफोर्स किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है ऑपरेशन टाई स्पाइडर वेव, ये यूक्रेन ने किया है। रसिया जो उस पर बॉम्ब अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, तो उसके द्वारा वो उसको उड़ाने के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। फिर है बायरैक्टर TB2 ड्रोन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, जब PDF आपके पास होगा इसका हम दे देंगे तो इसको सुधार लीजिएगा। इसका नाम है बायरैक्टर TB2 ड्रोन, ये तुर्की का है। ठीक है, राइट। तो पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने उस पर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने ये ड्रोन का यूज किया था। इसका रेंज जो है वो 300 किलोमीटर तक ये ड्रोन मार सकता है, और 27 आवर तक ये चलेगा। ठीक है, और पेलोड इतना है, और कैमरा वैमरा इसमें लगा हुआ है, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। और इसका यूज जो है वो स्ट्राइक करने के लिए, या फिर जो सर्विलेंस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर इंडिया और EU के बीच में जो है, इंडिया और EU के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये आपका मुंबई में हुआ है। ठीक है। उसके बाद INS अरनाला, क्या है INS अरनाला? ठीक है, तो ये एक तरह का जहाज है, पानी जहाज, जिसमें लगा हुआ है हमारा हथियार। ठीक है, वेपन्स लगा हुआ है, और उस हथियार का प्रयोग किस में किया जाता है? ड्रोन को, मतलब सबमरीन को उड़ाने में। ठीक है, पनडुब्बी को उड़ाने में। इसलिए इसको बोलते हैं कि INS अरनाला जो है वो क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, राइट, समझ में आया? ये क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी के जहाज, ये है INS अरनाला, राइट। इसको इंडिया ने के GRAC कलकत्ता और हमारा L&T ने डेवलप किया, और इसमें जितने भी सामान यूज हुए हैं उसका 80% जो है वो इंडिया में बना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं I-STAR एयरक्राफ्ट। I-STAR जो एयरक्राफ्ट है, इसको इंडिया ने लिया अमेरिका से, बोइंग बम्बार्डियर से, बॉम्बार बम्बार्डियर से। और इसमें इंडिजीनियस थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज भी कर किया है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है I-STAR एयरक्राफ्ट, ये क्या करता है? रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस इससे बढ़ेगा, और प्रिसीजन स्ट्राइक हम लोग कर पाएंगे इस एयरक्राफ्ट के द्वारा। इसका उपयोग आप इंटेलिजेंस में, सर्विलेंस में, टारगेट एक्विजिशन में, रिकनेसेंस में। मतलब ये अटैक वाला एयरक्राफ्ट नहीं है एक तरह का, इसके द्वारा आप जान पाओगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ऊपर ऊपर ये उड़ेगा, देखेगा, सर्वेक्षण करेगा और उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके आप अटैक कर सकते हो कहीं पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं खान क्वेस्ट। ठीक है, तो खान क्वेस्ट जो है वो हमारा मंगोलिया का एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्र का शांति स्थापना अभ्यास है। बहुत सारे देश इसमें हैं। खान क्वेस्ट, और हुआ कहाँ था? ये मंगोलिया में। इंडियन आर्मी भी गई थी, और 24 नेशन देश इसमें गए थे। ठीक है। उसके बाद है LDHCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत जो है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जो है हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगर ये भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लेता है, तो ये अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो बहुत ही कम देशों के पास है, जैसे US के पास है, चाइना के पास है, रूस के पास है। अगर भारत इसको कर लेता है हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलप, जिसको हम लोग बोलेंगे ET LDHCM। ठीक है, और इसका रेंज जो होगा उसका होगा 1500 किलोमीटर तक ये मार सकता है। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स के आप ले आ सकते हो, और जो हमारा ट्रेडिशनल हथियार होते हैं वो भी इसमें आप जो है वो जा सकते हो, परंपरागत हथियार भी इसमें जो है आप ले जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक है, तो सोनिक का क्या मतलब होता है? सोनिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का स्पीड साउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कोई फ्लाइट का स्पीड, तो उसका स्पीड, फ्लाइट का जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड के तुलना में कितना है? अगर वो साउंड के स्पीड के तुलना में 1 है। ठीक है, 1 मतलब रेशियो निकाल रहे हैं हम, तो अगर रेशियो 1 आएगा तो उसको 1 मैक बोलेंगे, उसको मैक में नापते हैं। ठीक है, तो अगर
जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा। रेशियो अगर देखो 1:5 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर सोनिक। क्या बोलेंगे? सुपर सोनिक। अगर 1 से कम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सब सोनिक, और 5 से अगर अधिक होगा तो उसको बोलेंगे हाइपर सोनिक। ठीक है, समझ में आया? तो अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो सब सोनिक, 1 से 5 के बीच में होगा तो सुपर सोनिक, और 5 से अधिक होगा मैक तो हाइपर सोनिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? उसके बाद है हमारा पासेक्स एक्सरसाइज। तो पासेक्स जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो आपको नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ है। ठीक है, और ये बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं पासेक्स एक्सरसाइज में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है रुद्राष्ट्र अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। तो रुद्राष्ट्र अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है, कल भी हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, तो ये क्या है? रुद्राष्ट्र अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। इसको डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। ये हाइब्रिड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है। जहाँ भी हाइब्रिड होता है मतलब वो दो चीज़ का मिक्सचर है। मतलब इसका प्रयोग आप डिफेंस में भी कर सकते हो और इसका प्रयोग आप नॉर्मल नागरिक में भी कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। और इसका जो रेंज होता है 170 किलोमीटर तक जो है वो दूरी से देख सकता है। 1.5 आवर तक वो स्पेस में रह सकता है, मतलब आसमान में। ठीक, और रियल टाइम ये वीडियो लिंक दे सकता है। 50 किलोमीटर रेडियस को एक साथ वो कवर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज जो शक्ति हुआ है वो हमारा होता है किसके साथ? वो होता है फ्रांस के साथ। किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ दोस्तों होता है एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, और ये आर्मी का एक्सरसाइज है। इसके अलावा फ्रांस के साथ हमारा होता है गरुड़ जो एयर एक्सरसाइज है, वरुण जो नेवी एक्सरसाइज है, और शक्ति जो हमारा लैंड मतलब आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रहेगा। और कहाँ पे हुआ ये एक्सरसाइज शक्ति? ये हुआ फ्रांस में। नेक्स्ट हम देखते हैं साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज। तो साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज 12 दिन तक इंडिया में चला था। मकसद यही था, ठीक है, कि किस तरह से हम अपना जो कंप्यूटर्स है जो खासकर जो डिफेंस में यूज हो रहा है उसको कम किया जा सके, या सिक्योरिटी एजेंसी जो यूज कर सके उसका थ्रेट उस पर साइबर अटैक ना हो उसके लिए है। इसको नेतृत्व इसका किए थे इस एक्सरसाइज का इंडियन डिफेंस साइबर एजेंसी ने किया था, और इसको आईडीएस हेड क्वार्टर ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसका देखिए दोस्तों सिफरी का एक रिपोर्ट आया है। सिफरी का रिपोर्ट ये देखता है कि कोई भी जो देश है उसके पास परमाणु हथियार के पोजीशन में कितना नंबर पे है। तो फर्स्ट पे है हमारा परमाणु हथियार में, वो है आपका अमेरिका, रूस, फिर चाइना, फ्रांस और यूके। ठीक है, ये आपका P5 कंट्री भी इसको बोला जाता है। यूएनएससी में जो है आपका इनका परमानेंट मेंबर है ये। और इसके अनुसार रूस और अमेरिका दोनों 90% जितने भी हथियार है उसका 90% जो है आपका दोनों देश के पास है। ठीक है, और 2024 से वो मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, और चाइना का तेजी से हथियार रखना जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आईएनएस तमल तमल के बारे में। आईएनएस तमाल के बारे में देखते हैं। ये एक तरह का फ्रिगेट है। फ्रिगेट मैंने आपको बताया था क्या है ये? छोटा सा जहाज होता है जिसमें गोला बारूद होता है, उसके द्वारा हम किसी जहाज को उड़ाते हैं, उसको फ्रिगेट बोलते हैं। बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, इंडिया और रसिया की मदद से आईएनएस तमल को डेवलप किए हैं, और ये क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब हुआ है कि अब ये रडार वडार के द्वारा पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब इसका बॉडी इस तरह से बना हुआ है, मेटालिक बॉडी नहीं है। इससे रडार रडार वडार से इसको देखना आसान नहीं है। ठीक है, इसको रूस में हम लोग कमीशन किए थे, रूस की मदद से किया गया था। इससे हमारा नेवी का जो है बढ़ेगा। ठीक है, और ये इसका ये क्रिविक क्लास का है, क्रिवक क्लास का ये हमारा है। ठीक है, इसके अलावा क्रिवक क्लास, तुसील क्लास, ये सब जो आपको याद रखना है, ये सब क्या है? ये सब है आपका फ्रिगेट। फ्रिगेट में आईएनएस जो तमल है तो वो तो एग्जाम्पल हो गया। ये किस क्लास का है? ये है आपका क्रिवक क्लास या फिर तुसील क्लास। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सुशील क्लास, विवाह क्लास, ये किसके लिए है? ये फ्रिगेट है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन बशीर अल फतह। ऑपरेशन बशायर अल फतह जो है वो हमारा ईरान का है। जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर
चलाया था और ईरान पे अटैक किया था उसके न्यूक्लियर स्थलों पे, तो उसके रिस्पांस में उसको विरोध करने के लिए ईरान भी लॉन्च किया है ऑपरेशन बसार अल फतह, जिसका मीनिंग है एनंसिएशन ऑफ विक्ट्री, विजय की घोषणा। ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला इंटरनेशनल ऑल वीमेन ट्राई सर्विस, जो हमारा सेलिंग एक्सपेडिशन है, मतलब एक ऐसा हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऑल इंडिया ट्राई सर्विस, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग थे, महिलाएं थी इसमें, और वो एक बहुत बड़ा जहाज को लेके गई। ठीक है। मतलब मुंबई से लेके गई लगभग हमारा 3600 नॉटिकल माइल तक गई सेशेल्स, फिर वहां से वापस आई, 55 डेज का उन्होंने ट्रैवलिंग किया। ठीक है। ये पहली बार हुआ है, और जिस जहाज का नाम है उसका नाम है त्रिवेणी। क्या नाम है उसका दोस्तों, याद रखिएगा, उसका नाम है त्रिवेणी। 50 फुट लंबा वो जहाज था, इंडिजीनियसली डेवलप्ड था, याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं एम बी वैन हाई 503 फायर। आपको पता है एक बहुत बड़ा जहाज था, उसमें आग लग गया था, है ना, उसमें तेल वेल था, तेल शायद मेरे हिसाब से जापान वापान का था। तो उस जहाज को बचाने के लिए भारत सरकार जो है यहाँ से नेवी गई थी और उसको बुझाया उझाया। INS गरुड़ जो हमारा हेलीकॉप्टर ये सब है, वो सब मदद करके उसको बुझा दिया। अरेबियन सी में आग लगा था, उसका नाम है MV1 हाई 503। तो आपसे पूछ सकता है MV1 हाई 503 क्या था, एक जहाज था जिसमें आग लग गया था। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को। तो देखो, बेंगलोर को भारत का तेंदुआ का राजधानी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लेपर्ड, जंगली तेंदुआ मिलता है। ठीक है। और पहले मुंबई था, लेकिन अब कौन है, बेंगलोर है, याद रखिएगा। बेंगलोर जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लेपर्ड, जंगली तेंदुआ यहाँ पे मिलता है। कुछ मेढक का नया स्पीसीज जो है डिस्कवरी हुआ, बस उसका नाम याद रख लो, एमोलोपस सिलोंग। एमोलोपस सिलोंग क्या है, मेढक का स्पीसीज है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको डिस्कवर किया मेघालय के राजधानी शिलोंग में, इसलिए इसका नाम अंत में शिलोंग है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसका झारखंड में पहला टाइगर सफारी, झारखंड का पहला टाइगर सफारी जो है वो आपका कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है आपका पलामू टाइगर रिजर्व में। तो आपको नाम याद रखना चाहिए, पलामू टाइगर जो रिजर्व है वो कहाँ पे है, झारखंड में। बस इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में टाइगर जो हमारा रिजर्व है वो शामिल नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में शामिल है हमारा टाइगर सफारी भी नहीं है, वहाँ पे है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में जो टाइगर रिजर्व है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। और बायोडाइवर्सिटी जो एरिया होता है ना, बायोडाइवर्सिटी वो सब भी शामिल नहीं होता है। बायोडाइवर्सिटी तो यूनेस्को के तहत होता है। ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान में कुछ नया जो है वो रामसर साइट को डिक्लेयर किया गया है, और इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए। पूछ सकता है कि ये रामसर साइट कहाँ पे है, जैसे खींचन या फिर मेनार, ये रामसर साइट है कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर रामसर साइट बात करेंगे पूरे एशिया में किसका है, तो याद रखिएगा इंडिया में। ठीक है। हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो खींचन, ठीक है, या मेनार कहाँ का रामसर साइट है, यह है आपका राजस्थान का। उसके बाद ततैया का, वास्प का नया स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ, उसका नाम है लोसगोना ओसीडेंटलिस। ठीक है, ये चंडीगढ़ में आपको मिला है। ठीक है। पहले बोला जाता था कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में कभी दिखता था, 60 साल के बाद इंडिया में दोबारा दिखा। तो आपसे पूछ सकता है लोसगना ऑक्सीडेंटली जो हाल में देखा गया था वो क्या है, वो एक तरह का ततैया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। तो पहले जो है ये आपका 1965 के बाद नहीं दिखता था, लेकिन अब जो है वो दिखना चालू हुआ है, चंडीगढ़ में मिला है। तो हमको लगा था उसमें वो वायनिस हो चुका है, विलुप्त, लेकिन दोबारा ये दिखा है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, नया जो है फ्रेश वाटर का हमको कृमि मिला है, जिसका नाम है डुगेसिया पुरनेसिस। बस याद रखिएगा, इतना इतना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है ब्लू एनडीसी चैलेंज। एनडीसी का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखिए, हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 21, ये हुआ था पेरिस में। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
ठीक है। इसका जो है आपको देखो हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि मैं मोबाइल में लिख के हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो माइक है वो खराब हो गया है ना, इसलिए आपको हैंड राइटिंग थोड़ा खराब दिख रहा है। तो 4-5 दिन एडजस्ट कर लीजिए, मैंने माइक ऑर्डर किया है, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई तो हम लोग को करते रहना है। तो COP 21 हुआ पेरिस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें हर देश को बोला गया कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस वर्ल्ड का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो है आप क्या करेंगे ये बोलें। उसी को हम लोग बोलते हैं INDC। क्या बोलते हैं बोलिए? INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड मतलब आप खुद से बोलिए आप क्या करेंगे, नेशनली मतलब राष्ट्र स्तर पे क्या करेंगे, आपका देश क्या करेगा। डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, निर्धारित कर लीजिए कि क्या क्या आप करने जा रहे हैं, क्या योगदान देंगे। उसी को NDC भी बोल देते हैं या INDC बोल देते हैं। तो अभी जो है ब्लू NDC चैलेंज हुआ, और इसमें बोला गया कि आप तो ठीक है INDC का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप समुद्र को भी ध्यान रखेंगे, मतलब समुद्र में भी अगर आप उसको पोल्यूशन नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर को कम कम करेंगे, या फिर उसका फाइटोप्लैंक्टन ये सब ग्रोथ कर देंगे, प्लांट व्लांट, तो उससे क्या होगा, समुद्र भी अपना जो है पॉजिटिव रोल दे पाएगा INDC के टारगेट को अचीव करने में। उसी को बोलते हैं ब्लू NDC दोस्तों चैलेंज। ठीक है, ये लॉन्च किया ब्राज़ील और हमारा फ्रांस ने। किसने लॉन्च किया? ब्राज़ील और फ्रांस ने। और इसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशल्स। इसमें हर देश को बोला गया है कि आप ओशियन को इंटीग्रेट कीजिए क्लाइमेट चेंज में, आपने जो बोला था NDC को लेके, ताकि COP 30 हमारा होने वाला है। कल हमने बात किया था इसके बारे में, कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो उसके पहले ये ब्लू NDC चैलेंज किया गया, ताकि जब COP 30 हो तो उसमें ओशियन का भी चीज़ को उसमें शामिल किया जाए। राइट, इसको सपोर्ट कर रहा है ओशियन कंजर्वेंसी, ओशियन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कश्मीर में एक हमको उद बिलाव मिला है। ठीक है, वोटर मिला हुआ है उसके बारे में, और 30 साल बाद वो वोटर हमको मिला, हमको लगा था वो विलुप्त हो गया। इसको यूरेशियन ऑटर, या इसको कॉमन ऑटर, या इसको ओल्ड वर्ल्ड ऑटर इसको बोलते हैं। IUCN इसका जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। क्या है? निकट संकटग्रस्त या नियर थ्रेटेंड, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डार्कनिंग ओशियन स्टडी। ओशियन कैसे जो है अंधेरा हो रहा है। देखो ये हमारा ओशियन है, ठीक है, जो पानी है। अगर ये पानी ट्रांसपेरेंट रहेगा, पारदर्शी रहेगा, तभी ना हमारा सूर्य का सनलाइट आएगा। और यहाँ पे जो भी फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो प्लांट जैसा है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो खाना बना पाएगा। ठीक है, और यहाँ पूरा फूड चेन जो है समुद्र का फूड चेन चलेगा। लेकिन मान लीजिए ऊपर का लेयर जो है वो डार्क हो गया। ऊपर का लेवल क्या हो गया? डार्क हो गया किसी भी कारण से। मतलब समुद्र का जो जो समुद्र के अंदर सनलाइट नहीं जा रहा है, जा रहा है बहुत कम, तो जिसके कारण ये जो स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज, वो तो मर जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और प्लांट मर जाएगा तो उस पे जो उसको जो खा रहा है वो भी मर जाएगा, और पूरा ओशियन का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं डार्कनिंग ओशियन स्टडी। ठीक है, जिसमें देखा जाता है कि ओशियन किस किस रेट से हमारा जो है वो क्या हो रहा है, डार्कनिंग हो रहा है। ठीक है, इसके लिए 2003 से लेके 2022 तक ये देखा गया कि लगभग 20% जो हमारा ओशियन है वो डार्कन हो गया, मतलब अंधकारमय हो गया। जिसके कारण उसका इकोसिस्टम, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होगा, और क्लाइमेट का रेगुलेशन भी इम्पैक्ट हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोसिल लीफ डिस्कवरी। एक बहुत पुराना, मतलब 2.4 करोड़ पुराना जो है पत्ता का हमको फोसिल मिला हुआ है, जिसका नाम है, और कहाँ से मिला है? असम से मिला हुआ है। और ये एक प्लांट से रिलेटेड है जिसका नाम है नॉर्थोपेगिया जीनस। तो याद रखना है, असम से मिला है, बहुत पुराना पत्ता। ठीक है, ये चीज़ है। पहले ये पूरा इंडिया में मिलता था, लेकिन अब ये पत्ता जो है आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही ऐसा ऐसा पौधा मिलता है। तो उस पौधे का फॉसिल मिला है, जो आज से लगभग 2.4 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, फिर नए जो है प्लांट स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ, जिसका नाम है पोर्टुला का भारत। पोर्टुला का भारत, ये आपको अरावली के पास मिला है। ठीक है, और इसको मात्र 10 स्पीसीज, केवल 10 नमूना ही है, इसलिए IUCN इसको डेटा
डेफिशिएंट के रूप में बोला, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो उसको कैसे अलग अलग कैटेगरी में आईयूसीएन करेगा। टोटल 10 स्पीसीज इसके ही अभी तक हैं। ठीक है, और कहाँ मिला है ये आपको मिला है जयपुर में अरावली हिल्स के पास, जो गलताजी मंदिर है वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025। देखो COP30 जो है वो ब्राज़ील में होने वाला है। तो उसके पहले अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें COP30 के बारे में तो अच्छा रहेगा। तो उसी को डिस्कशन को लेके बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो शामिल किया गया है और हुआ था, जिसमें बात की गई थी क्लाइमेट का जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके लोगों से उसको डील करने के लिए लोग इस देश को जो है, खासकर जो गरीब देश है या डेवलपिंग देश है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा। उसको पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, बस याद रखना है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद न्यू यूनाइटेड नेशन का पैनल बना ऑन क्लाइमेट वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो यूनाइटेड नेशन का एक हमारा पैनल बना, राष्ट्र पैनल, उसको इसके द्वारा बनाया गया यूएनईपी के द्वारा। इसमें बात किया गया है पोल्यूशन को लेके, वेस्ट को लेके और केमिकल को लेके। और ये जो है उसको स्टडी करके सरकार को सलाह देगा कि कैसे जो है आप क्लाइमेट पोल्यूशन को, वेस्ट का जनरेशन और केमिकल चीज़ों को कम करेंगे। उसके बाद दोस्तों ब्राज़ील में जो आग लगा है फॉरेस्ट को लेके, वो न्यूज़ में था, आपको ध्यान रख देना है ये। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि आपको देखना है, मैं अब सर्च कीजिएगा कि जो अमेजन फॉरेस्ट है वो साउथ अमेरिका में कौन कौन देश में नहीं है। ये ध्यान देना कौन कौन से देश में, वो तो बहुत बहुत सा देश है, कौन कौन सा देश में साउथ अमेरिका के कौन से देश में, कितने देश में अमेजन फॉरेस्ट नहीं है, वो आपको देखना है। उसी में आग लगा था, इसी न्यूज में था। नेक्स्ट है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियाई जंगली कुत्ता, जिसको लोकल भाषा में डोले भी बोलते हैं। इसको साइंटिफिक नेम इसका क्योन अल्पाइनस है। ठीक है, इसको असम में मिला ये। आईयूसीएन का स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, याद रखिएगा। उसके बाद है नुआ आगिट्टू ग्रीन स्टोन बेल्ट। तो कनाडा में ये बेल्ट है, उसमें पत्थर का एक बेल्ट है, एक लेयर है, एक जगह है, और उस बहुत पुराना पुराना पत्थर है, तो उसको स्टडी करने से पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमको जो है जानकारी मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिशन बोनेट मकाक। तो जो मिशन बोनेट मकाक है, बोनेट मकाक एक बंदर टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको बंध्यकरण करने के लिए, उसका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके पॉपुलेशन को कम करने के लिए, बोनेट मकाक को पॉपुलेशन कम करने के लिए केरला में मिशन बोनेट मकाक चलाया गया है। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको नसबंदी कर देंगे। किसको? बोनेट मकाक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आदमी और उसका लड़ाई बड़ाई होता है, संघर्ष होता है, फसल को भी वो बर्बाद करता है, इसीलिए ये किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए हम करने के लिए जो हमारा केरला की डिपार्टमेंट है वो MOEFCC से परमिशन ले रहा है, मांग रहा है कि हमको बोनेट मगा को मारने के लिए या नसबंदी करने के लिए परमिशन दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी को, अगर पहले भी बताए थे कि अगर वर्मिंग डिक्लेयर करना है, वर्मिंग डिक्लेयर करके मारना है, तो उसके लिए परमिशन लेने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है स्टेटस ऑफ ऑन्गुलेट्स इन टाइगर हैबिटेट ऑफ इंडिया। तो ऑन्गुलेट्स मतलब खुर वाला जानवर, जो जानवर का खुर होता है, जैसे गाय होता है, गाय का ये पैर है, तो पैर में कि यहाँ पे खुर ऐसे लगा होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा, उसको खुर बोलते हैं। तो खुर वाला जानवर जो है टाइगर हैबिटेट में, उसका जनसंख्या ठीक ठाक रहे, ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए जो है हम लोग स्टेटस ऑफ ऑन्गुलेट्स इन टाइगर हैबिटेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट लेके आए हैं, जिसको लेकर आए NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब लेकर आइए। इसमें चीतल, सांभर, गौर, वाइल्ड पिग और नील गाय को देखा गया है। ठीक है, क्योंकि बाघ जो खाएगा यही लोग को खाता है जनरली, तो इसका जनसंख्या ठीक ठाक रहे, बाघ को खाने में दिक्कत ना हो, तो इसको लेके है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2025। तो 2025 में हमारा इन्वायरमेंट का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके कौन सा
राज्य जो है वो अच्छा कर रहा है इन्वायरमेंट को लेके, सारा चीज़ को लेके। तो इसमें जो आंध्र प्रदेश जो है इसमें टॉप किया है। ठीक है, वहाँ पे पर्यावरण का मैनेजमेंट जो है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, और कल भी हम लोग इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करेंगे। अभी अब दुर्गा पूजा का समय है, थोड़ा क्लास हम शॉर्ट कर दे रहे हैं ताकि अब थोड़ा एक दो तीन दुर्गा पूजा देखे माइंड फ्रेश हो जाएगा। और घूमिए उमिए थोड़ा, है ना, कि पढ़ाई कर करके थोड़ा वो भी लगता है, हेक्टिक भी हो जाता है। ऑलरेडी पीडीएफ हमने बहुत दे दिया है। ठीक है, मतलब बहुत इस सेंस में कि करंट अफेयर का पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है, तो उसको भी आप पढ़ते रहिए और थोड़ा घूमिए फिरिए भी, माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, वीक में इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि 6 साढ़े 6 दिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और संडे का जो सेकेंड हाफ होता है उसमें आप पढ़िए पढ़िए मत, आराम से रेस्ट कीजिए, मूवी देखिए, बात बात कीजिए, रिलैक्स रहिए। इस तरह से पढ़ा जाता है। नहीं तो डेली अगर आप पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो माइंड जो होगा वो थोड़ा हैंग कर जाएगा। इसीलिए 6 साढ़े 6 दिन पढ़िए, उसके बाद आधा दिन का ब्रेक लीजिए। तो इस तरह से पढ़िए। और त्यौहार है, फेस्टिवल है, थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन थोड़ा पढ़ते भी रहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए। कल मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग रिवाइज भी करते रहिए। हमने ईपीएफओ का एमसीक्यू का प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी हमने बताया है, अकाउंटिंग, लेबर लॉ। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या इतना ही अकाउंटिंग पढ़ना है या इतना ही लेबर लॉ पढ़ना है। देखो, जो भी चीज़ उसमें छूटा उटा है या रिवाइज करना है, सारा चीज़ को एमसीक्यू के थ्रू जो है कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ आपका छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है? पूरा कम्प्रिहेंसिव तरीका से पेपर का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 1% भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हम पढ़ा दे रहे हैं आपको कि अगर आपने इतने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया और याद कर लिया, सारा चीज़ समझ लिया, तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, खूब मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।